तो ये हमने कल देखा था, है ना। तो स्टार्टिंग से करते हैं फिर से। ये समझ में नहीं आया था या फिर इसके पहले जो बताया था ओवरव्यू वो भी समझ में नहीं आया था? नहीं आया। उससे पहले वेबसाइट कैसे वर्क करती है, क्या चीज़ें होती है, वो सब हमने देखा था, वो क्लियर था। ये हम पूरा फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो हम जो HTML की फाइल बनाते हैं, सबसे पहले हमको बनाना है वेबसाइट का स्केलेटन, है ना, कि वेबसाइट दिखने में मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी वेबसाइट में, दिखने में तो कैसी वो तो हम CSS से डिसाइड करेंगे। अभी क्या क्या चीज़ें वेबसाइट पर होनी चाहिए, ठीक है, वो हम डालते हैं HTML के अंदर। तो HTML की जो हम फाइल बनाते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो फाइल बन जाती है उसमें सबसे पहला जो टैग आता है वो होता है डॉक टाइप, ठीक है। तो डॉक टाइप का मतलब ये होता है कि हम ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं इसका जो डॉक्यूमेंट टाइप होगा वो होगा HTML, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना क्या है, HTML लिखना है ना। तो HTML लिखने के सबसे पहले हमको HTML टैग बनाना होता है कि सारी जो हम HTML लिखेंगे वो उस टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो HTML का ओपनिंग टैग, उसका क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो अब जो भी हमारी HTML पूरी आएगी वो इन दोनों के अंदर आएगी, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर जो मेन जो दो टैग बनते हैं हमारे वो होता है एक हेड और एक बॉडी, ठीक है। तो हम हेड बना लेते हैं, हेड का भी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब हेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट का टाइटल हो गया, ठीक है। हमको जो आइकन लगाना होता है, जो टाइटल बार में आइकन दिखता है वो हो गया। या फिर हमको CSS हमने फाइल बना ली बट उसको लिंक करना है HTML से, उसको लिंक भी करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर तो बहुत सारी CSS की फाइल होगी ना, तो कौन सी फाइल इस वाले HTML से लिंक है वो कैसे पता चलेगा, तो हमको यहाँ पर लिंक करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर जावास्क्रिप्ट हमको लिंक करनी है या फिर पाइथन अगर लिंक करनी है तो आप यहीं पर हेड टैग में करोगे, ठीक है। तो लिंकिंग वाले जितने भी काम होते हैं वो हेड में होते हैं। देन उसके बाद हमको ऐसी चीज़ें जो हमको डोम में शो नहीं करवानी, डोम क्या होता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो हम इसको यहाँ से लाइव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है बट अभी टाइटल नहीं आया है ना। तो हेड में और कौन कौन सी चीज़ें आती है, हेड में सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमको हमारे डोम में जो ये वाइट स्पेस है, ये जो पूरी वाइट स्पेस है जहाँ पर हमारी वेबसाइट का कंटेंट दिखता है वहाँ पर शो नहीं करवानी है, ठीक है। यहाँ पर जो भी शो करवाना है वो हम लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर, हेड के अंदर वो सारी चीज़ आएगी जो हमको यहाँ शो नहीं करवानी। तो हम लिख देंगे सबसे पहले तो टाइटल, ठीक है। टाइटल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो भी होगा वो हमारी वेबसाइट का टाइटल होगा। तो हमने डेमो टाइटल दिया था कल, ठीक है। तो टाइटल देखो हमारा डेमो आ चुका है यहाँ पर टाइटल बार के अंदर। अब हमको ये वाला आइकन लगाना है तो ये भी हेड के अंदर ही होगा। तो कल हमने डाउनलोड नहीं किया था, लिंक से लगा के देखा था, आज डाउनलोड करके लगाता हूँ। वेबसाइट आइकन PNG, ये PNG नहीं है, हमको PNG चाहिए। देखो PNG क्या होती है, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है, मतलब जैसे यहाँ पर वाइट कलर आ रहा है तो उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होगा, उसका ट्रांसपेरेंट होगा बैकग्राउंड। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ तो जैसे इसको मैं पिक करके कहीं पर भी मूव कर रहा हूँ तो देखो मुझे बैकग्राउंड दिख रहा है ना, जो वाइट वाला बैकग्राउंड है वो मुझे दिख रहा है। बट अगर मैं एक PNG को पिक करूँगा तो जैसे ये एक PNG, देखो इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं पिक कर कहीं पे भी मूव करूँगा तो देखो मुझे बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है उसका, है ना। तो ये PNG होता है। तो PNG हम क्यों लेते हैं, अगर मैं नॉन PNG ले लूँगा, जैसे जो ये इमेज थी, जो ये वाली इमेज थी, है ना, तो इस वाली इमेज को अगर मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो होगा क्या कि जो मेरी ये जो है टाइटल बार है उसका बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं है, उसका थोड़ा सा हल्का सा ग्रे है ना। तो अगर मैं ये वाली इमेज यहाँ पर लगा दूंगा तो क्या होगा कि उसका जो बैकग्राउंड है वो अलग से दिखेगा। देखो मैं ये वाली इमेज डाउनलोड करता हूँ, सेव इमेजेस से हम डाउनलोड करते हैं और हम वहीं पर डाउनलोड करेंगे जहाँ पर हमारी HTML की फाइल है। तो लोकेशन है हमारी यहाँ से HTML 3 PM
यहाँ पर हमारी वो फाइल है, तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे फोल्डर, ठीक है, जिसमें हम सारे आइकन रखेंगे। तो आइकन्स नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं, और इस आइकन्स फोल्डर के अंदर हम हमारे आइकन रखेंगे। तो यहाँ पर उसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, आइकन नाम रख देते हैं उसका, मेन आइकन रख देते हैं। ठीक है, हमने उसको डाउनलोड कर लिया एंड एक पीएनजी डाउनलोड करते हैं। पीएनजी बढ़िया से मिलनी चाहिए कोई से। देखो ये एक पीएनजी है, बट ये छोटी दिखेगी काफ़ी। ठीक है, कर सकते हैं। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये एक पीएनजी, देखो इसका बैकग्राउंड चले गया। अगर इसको मैं मूव भी करूँगा कहीं पे भी तो मुझे बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है उसका। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करते हैं, यहीं पे करेंगे। आइकन के नाम से कर लेते हैं, वो मेन आइकन है, ये हमारा आइकन। ठीक है, तो अगर मैंने वहाँ पर जाकर उसी लोकेशन पे फोल्डर बनाया है तो हमारे VS कोड में वो फोल्डर खुला हुआ है, तो यहाँ पर भी वो फोल्डर बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये अपडेट हो जाता है। वहाँ पर हमने अगर फाइल में जाकर बनाया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाता है। तो हमने आइकन्स फोल्डर बनाया जिसके अंदर हमारे दो आइकन है, एक ये नॉन पीएनजी और एक ये पीएनजी है। ठीक है, पीएनजी मतलब दोनों पीएनजी फॉर्मेट में ही है, बट वो उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है और इसका नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको लिंक करना है उसको, तो वो लिंक वाले काम भी कहाँ पर होंगे, हेड टैग के अंदर। ठीक है, तो लिंक करने के लिए हमारे पास होता है लिंक टैग। तो अगर मैं ऐसा करके लिखूँगा लिंक और ऐसे क्लोज कर दूँगा, अब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, ये अपने आप को ही क्लोज करता है। ऐसा क्यों, देखो इसका रीज़न भी है, क्योंकि इसके अंदर हमको कुछ भी नहीं लिखना है। टाइटल के अंदर हमको कुछ ना कुछ टाइटल हमको लिखना है, इसके लिए टाइटल का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। हेड के अंदर भी हमको बहुत सारी चीज़ें डालनी है, इसलिए उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। पर इसके अंदर हमको कोई चीज़ नहीं डालनी है, मतलब इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं डालना है, इसके अंदर हमको लिंक देनी है। ठीक है, तो लिंक टैग हमारे पास होता है। देन इसमें होते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हम वो देखते हैं पहले। हमारा आपको इतना क्लियर है कि टैग्स क्या होते हैं हमारे। ठीक है, एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है हमारा। देन उसके बाद कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जैसे डॉक टाइप है, तो डॉक टाइप का कोई क्लोजिंग टैग नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। तो डॉक टाइप जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। लिंक जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो ऐसे बहुत कम टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, बाकी सब हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ ही आते हैं। देन इसके बाद एट्रीब्यूट देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब एलिमेंट की बात हो रही है तो हम पहले ये देखते हैं कि HTML का एलिमेंट होता क्या है। तो इसे टाइटल एक टैग है ना, टाइटल का ये ओपनिंग टैग है और ये टाइटल का क्लोजिंग टैग है, और ये जो लिखा हुआ है टाइटल के अंदर वो उसका कंटेंट है। ठीक है, टाइटल टैग का कंटेंट है। तो अब होगा क्या कि ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसका कंटेंट तीनों मिला के बनता है कि HTML का एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा टैग है ओपनिंग टैग, ये हमारा क्लोजिंग टैग है, ये उसका कंटेंट है। तो इस पूरे को मिला के मैं एक HTML का एलिमेंट बोल सकता हूँ। ठीक है, तो HTML के सारे एलिमेंट्स के पास अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो मैं सारे टैग में लगा सकता हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जो जो उसी टैग में ही लगते हैं सिर्फ। ठीक है, देन एट्रीब्यूट हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस टैग को। जैसे अभी ये लिंक टैग है, ठीक है, एंड मैं एक CSS की फाइल बनाता हूँ, यहाँ पर इंडेक्स नाम से ही बना रहा हूँ। इंडेक्स, उसका एक्सटेंशन होगा .css। ठीक है, हमारी HTML का फाइल का नाम था HTML और यहाँ पर है .css। ठीक है, इसको बंद करता हूँ। तो अब ये जो CSS की फाइल है, इसका और इस HTML का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, अभी दोनों सेपरेट फाइल है। तो हमको अगर इस HTML में जो भी चीज़ है उसकी स्टाइलिंग अगर इसके अंदर करनी है तो हमको दोनों को लिंक करना पड़ेगा आपस में, है ना। तो उसके लिए भी लिंक टैग ही लगता है। अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो उसके लिए भी सेम लिंक टैग लगेगा। तो मुझे डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा ना कि किस में मैंने आइकन लगाया और किस में मैंने CSS लगाई है ना। दोनों टैग तो सेम ही है, तो मुझे डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कमेंट। ठीक है, तो ये मैं लगा रहा हूँ CSS के लिए, इसके अंदर, और जो इसके नीचे वाला टैग है ये मैं लगा रहा हूँ आइकन के लिए। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंशिएट में कैसे करूँगा, तो दोनों में डिफरेंशिएट में कर सकता हूँ एट्रीब्यूट के थ्रू। ठीक है, एट्रीब्यूट के थ्रू। तो एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में लगते हैं। अब ये तो इसका ओपनिंग टैग एक ही है ना, ये तो क्लोजिंग होता ही नहीं है, तो इसमें यहीं पर लगेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे रेल। ठीक है, रेल इक्वल टू, देन
उसके कोट, ठीक है। ऐसे हम एक एट्रीब्यूट को लिखते हैं, एट्रीब्यूट का नाम होता है, देन इक्वल टू लगा के डबल कोट के अंदर हम उसकी वैल्यू देते हैं। तो सेम एट्रीब्यूट इसके अंदर भी आएगा, रेल, ठीक है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे दोनों लिंक। अब टैग का नाम तो सेम है, दोनों लिंक लिंक है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो CSS अगर हमको लगाना है तो रेल में हम लिखेंगे स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। तो अब CSS क्या होता है? हमारी स्टाइल शीट ही होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट उसका फुल फॉर्म ही है ना। तो अगर हमको स्टाइल शीट लगानी है, हमको CSS लगानी है, तो रेल में आ जाएगा स्टाइल शीट। और अगर हमको आइकन लगाना है तो रेल में आ जाएगा आइकन। तो इससे अब डिफरेंशिएट हो गया, टैग दोनों सेम है, बट मुझे पता चल रहा है कि इसमें मैं स्टाइल शीट लगाऊंगा, इसमें मैं आइकन लगाऊंगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर हमको लिंक करना है तो उसके लिए लिंक टैग ही होता है, बट रेल से हम बताते हैं कि किस में क्या लगेगा, ठीक है। अगर मैंने रेल में यहाँ पर स्टाइल शीट लिख दिया तो यहाँ पर CSS की फाइल लगेगी। रेल में अगर मैंने आइकन लिख दिया तो यहाँ पर आइकन लगेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? तो हम यहाँ पर CSS की फाइल लगाते हैं। तो फाइल लगाने के लिए हमको फाइल का एड्रेस देना होगा, ठीक है। तो एड्रेस के लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है, अभी हमने क्या करा, डिफरेंशिएट करने के लिए एट्रीब्यूट लगाया रेल। रेल का फुल फॉर्म होता है रिलेवेंट, कि ये जो लिंक टैग है ये किस चीज़ के रिलेवेंट है। तो यहाँ पर वो स्टाइल शीट के रिलेवेंट है, नीचे वो आइकन के रिलेवेंट है, ठीक है। अभी हमको एड्रेस देना है दोनों का, तो एड्रेस दोनों का अलग अलग होगा, पर एड्रेस तो पॉइंट तो मतलब की तो एक ही एड्रेस है। तो हमको क्या href टैग लगाना पड़ेगा, href एट्रीब्यूट, ठीक है। सेम एट्रीब्यूट सारे ऐसे लगेंगे, एट्रीब्यूट का नाम, देन इक्वल टू लगा के डबल कोट के अंदर उसकी वैल्यू, ठीक है। देन यहाँ पर भी href ही लगेगा, पर दोनों के एड्रेसेस अलग अलग होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमको CSS की फाइल लगानी है। तो अब देखो CSS की फाइल कहाँ पर है? जहाँ पर हमारी HTML की फाइल है वहीं पर CSS की फाइल है ना। तो अगर जो फाइल हमको अटैच करनी है वो अगर उसी डायरेक्टरी में, मतलब उसी फोल्डर के अंदर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट/ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉट/ लगाने से उस डायरेक्टरी में जितनी भी चीज़ें सारी हमारे पास आ जाएगी। तो हमको लगाना कौन सी है, index.css। तो हम लोग इसको लगा देंगे और ये फाइल हमारी लिंक हो चुकी है, ठीक है। अभी हमको आइकन लगाना है, तो आइकन का फोल्डर जो है वो भी HTML की उसी जगह पर है, उसके बाहर तो नहीं है ना। तो उसी जगह पर है, तो हमको फिर से डॉट/ लगाना पड़ेगा, डॉट/ और देखो हमको फोल्डर मिल गया। तो इस फोल्डर के अंदर हमको कौन सा लगाना है, अभी मैं पहले ये वाला लगा के बताता हूँ जिसका बैकग्राउंड वाइट है, ठीक है। तो ये हमने लगाया, अब उधर हम देखते हैं कि कैसा दिख रहा है ये। अच्छा, ये हमारा क्लिक करने पे वाइट हो जाता है ना, इसको हमको चेंज करना होगा उसको देखने के लिए, क्योंकि देखो अभी देखो अलग से डिफरेंशिएट हो रहा है कि वो वाइट बैकग्राउंड उसका दिख रहा है ना, बट वो ऐसा दिखना नहीं चाहिए, तो बेकार लग रहा है ना। तो अगर मैं इसमें लगाऊंगा वो आइकन वाला हमारा, ठीक है, icon.png। तो अब देखो मुझे बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है ना उसका, बट एक प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर कि ये जो इमेज है ये रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। और यहाँ पर हमको जो भी आइकन लगाने होते हैं वो स्क्वायर शेप के लगाने होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि रेक्टेंगल से वो हमको अजीब सा मतलब ऐसा सिकड़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो भी आइकन आएगा वो रेक्टेंगल ही आएगा। तो वहाँ पर गेप उतनी है, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती है, ठीक है, हम नहीं बनाते। तो वो स्क्वायर वाली गेप है, तो अगर उसमें मैं रेक्टेंगल डाल दूंगा तो वो थोड़ा सा स्क्वीज़ होगा, ठीक है। तो ये स्क्वीज़ हो रहा है, तो हम रेक्टेंगल इमेज डालेंगे उसके अंदर, ये PNG, ठीक है। ये रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमारा काम हो जाएगा। तो इसको करते हैं डाउनलोड, सेव इमेज एज, और उसी जगह पे हम इसको कर लेते हैं icon1 के नाम से। आइकन पहले हमने नाम रखा है तो सेम नाम तो हम रख नहीं सकते, icon1 रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिंक करेंगे icon1 को, तो icon1 ठीक है .png। तो अब देखो वो पूरी बड़ी इमेज आएगी, सही से आएगी, है ना। अभी अगर मैं उस पर से स्विच भी कर दूँ तो भी मुझे बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है उसका, है ना। तो हमेशा हम बिना बैकग्राउंड वाली इमेज लगाते हैं जो कि PNG होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली, ठीक है। तो हमने ये लगा लिया, इतना क्लियर है? अभी कुछ भी डाउट है? ठीक है, हमने CSS को लिंक करना देख लिया, हमने आइकन को लिंक करना देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा हेड का काम अभी के लिए पूरा है। अब हम बनाते हैं बॉडी टैग, बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं, है ना, जो वाइट स्पेस है हमारी उसके अंदर कुछ लिखते हैं। तो बॉडी में अगर हमको डोम में, इसको बोलते हैं हम डोम, जो हमारी वाइट स्पेस है ना उसको हम बोलते हैं डोम। डोम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो हमारे डोम के अंदर हमको कुछ भी लिखना है तो वो हम लिखते हैं बॉडी के अंदर। हाँ, तो बॉडी के अंदर अगर मैंने हेलो लिखा है तो देखो जो भी बॉडी के अंदर लिखूंगा वो डोम में शो होगा, ठीक है। और हमेशा लेफ्ट ओरिएंटेशन होता है, लेफ्ट से हमेशा आना स्टार्ट होता है, लेफ्ट और टॉप से, ठीक है। तो लेफ्ट की साइड आएगा, देन टॉप पे आएगा, देन सारे एलिमेंट लेफ्ट से आते हैं। तो अगर हमको इधर मूव करना है तो हमको CSS वगैरह अप्लाई करनी होती है, ठीक है।
तो इसमें हमने देखा था कुछ हेडिंग टैग्स देखे थे हमने कि अगर मुझे हेडिंग लगानी है तो वो हम कैसे लगाएंगे। तो हेडिंग के लिए एच टैग होते हैं हमारे सारे, H1 से लेकर H6 तक होता है। H1 जो होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है, H6 जो होता है वो सबसे छोटा हेडिंग टैग होता है, ठीक है। तो जितने भी मैं एच टैग लगाऊंगा सारे बोल्ड आएंगे, ठीक है। बट H1 का जो साइज़ है वो बड़ा रहेगा, H6 का जो साइज़ है वो सबसे छोटा रहेगा। तो हम लगाते हैं H1 टैग, ठीक है। H1 के लिए H1 का ओपनिंग टैग, उसका क्लोजिंग टैग। अब देखो ये चीज़ समझ में आ रही है कि ओपनिंग क्लोजिंग टैग क्यों होता है। अब H1 के अंदर हमको कुछ कंटेंट लिखना है इसलिए उसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग है। लिंक के अंदर हमको कुछ लिखना ही नहीं था, लिंक के अंदर तो हमको फाइल ऐड करना थी, तो उसके अंदर हमको कुछ नहीं लिखना है इसलिए उसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। वो सेल्फ क्लोजिंग है। और यहाँ पर भी जो ये HTML लिखा है ना वो भी एट्रीब्यूट ही है, ठीक है। ये हमारा टैग का नेम है, ये हमारे टैग नेम है। जितने भी रेड में और पिंक में आपको दिख रहे हैं वो टैग नेम है हमारे, और जितने भी ग्रीन में दिख रहे हैं ना वो हमारे एट्रीब्यूट के नेम है, और जो येलो में दिख रहा है वो एट्रीब्यूट की वैल्यू है। बट HTML क्या कर रहा है, HTML की वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि HTML खुद में ही एक वैल्यू है, ठीक है। हमने यहाँ पर बताया कि डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML है, तो वो वैल्यू हो ही गई उसकी, ठीक है। तो कुछ एट्रीब्यूट ऐसे भी होते हैं हमारे जो कि बिना वैल्यू के साथ में आते हैं, मतलब वो खुद के नाम में ही अपनी वैल्यू है, ठीक है। और कुछ ऐसे आते हैं जिनको हमको वैल्यू देनी पड़ती है, जैसे रेल है, href है, तो इनको हमको वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। इनको हम खाली नहीं छोड़ सकते, खाली छोड़ेंगे तो फिर वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा ना, दोनों लिंक टैग है तो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा वो रेल के बिना, ठीक है। तो H1 के अंदर हम लिखते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 1, तो वो मेरा इधर अपडेट हो चुका है, ठीक है। और हमको क्या करना पड़ता है, बार बार सेव भी करना पड़ता है। जैसे हमने कुछ भी चेंजेस किया तो Ctrl+S से सेव होता है। तो अभी मैंने क्या कर रहा है, ऑटो सेव पे लगा रखा है। तो वो कैसे करते हैं, अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लिखी आपने, फिर Ctrl+S दबा के तब इधर अपडेट होगा। जब तक इधर अपडेट नहीं होगा, आप Ctrl+S नहीं दबाओगे तब तक इधर अपडेट नहीं होगा। फिर मेरा क्या हो रहा है, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे इधर अपडेट हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, तो हम सेटिंग में जाएंगे, देन फिर से सेटिंग में जाएंगे, देन यहाँ पे टाइप करेंगे ऑटो सेव, ठीक है। तो ये जो ऑटो सेव है आपका ऑफ रहेगा, तो इसको आफ्टर डिले कर लेना, ठीक है। तो जैसे आफ्टर डिले करोगे तो आपकी जो फाइल है ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। जैसे देखो मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो अभी क्या होगा, अभी मैं जो भी लिखूंगा, मैं एक H2 टैग बनाता हूँ और इधर लिखता हूँ हेडिंग 2, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया, बट देखो इधर मूव करूँगा तो अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने फाइल को सेव नहीं किया। यहाँ पर आ रहा है वाइट डॉट, तो उसका मतलब है कि फाइल ये जो है वो सेव नहीं है। तो मैं Ctrl+S प्रेस करूँगा, उसके बाद इधर आएगा, ठीक है। तो हमको कुछ भी लिख के उसको चेंजेस तो देखने ही है, तो हम ऑटो सेव पे लगा देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आफ्टर डिले और ये हो जाता है ऑटो सेव, ठीक है। तो H1 हमने लगा दिया, H2 हमने लगा दिया, उसके बाद हमारा H3, तो नीचे आके फिर से H3 हेडिंग हेडिंग 3, तो हमारा H3 टैग लग गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, अब देखो मेरा कर्सर कहाँ पर है, 3 के आगे है ना, मेरा कर्सर जो है वो 3 के आगे है। तो मुझे एंटर करूँगा, मुझे नीचे वाली लाइन पे जाना है H4 बनाने के लिए। तो अगर मैं एंटर करूँगा नॉर्मल, तो H3 भी नीचे चले गया, बट मुझे तो सिर्फ नॉर्मल मेरे कर्सर को नीचे ले जाना था, तो ये तो काम ठीक नहीं है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, या तो फिर मैं एंड में आऊँ फिर एंटर करूँ, है ना, तो मैं नीचे वाली लाइन पर जाऊँगा। बट अगर मैं यहाँ पर हूँ देन मुझे नीचे वाली लाइन पर जाना है। मैं यहाँ नहीं, मतलब कहीं पर भी हूँ स्टैक में, ठीक है, कहीं पर भी हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर कंट्रोल प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करूँगा तो मैं नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। देन मैं लगाऊंगा H4, देन हेडिंग 4, तो हमारी हेडिंग 4 लग गई। देन उसके बाद अब मैं VS कोड के शॉर्टकट बताता हूँ कि यहाँ से अगर मुझे डायरेक्ट नीचे जाना है तो कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही डायरेक्ट नीचे चले जाऊँगा। देन मुझे अब क्या करना है, H5 टैग बनाना है, उसमें हेडिंग 5 लिखना है। तो 5 5 और 5 तीन जगह पर 5 5 लिखना है, बाकी तो पूरा सेम है। तो मैं क्या करूँगा, उस लाइन को रेप्लिकेट करूँगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस लाइन को ऐसे सिलेक्ट करूँ, देन कॉपी करूँ, देन नीचे वाली लाइन पे जाकर उसको Ctrl+V से प्रेस करूँ, है ना। तो एक तो ये ऑप्शन है नीचे रेप्लिकेट करने का। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं एक शॉर्टकट बनाऊँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो जो शॉर्टकट होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो और अप एरो हमको दबाना पड़ता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट होता है, ये बना हुआ होता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको शॉर्टकट, मतलब अगर मुझे 3 की दबानी पड़ रही है तो फिर वो काय का शॉर्टकट, है ना। तो मैं क्या करूँगा,
सेटिंग में जाऊँगा, देन कीबोर्ड शॉर्टकट। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि कॉपी लाइन डाउन हम लिखेंगे, ये काम उसी आ रहा है कि कॉपी करके नीचे अगर मुझे पेस्ट करना है तो उस काम में आएगा ये। तो यहाँ पर मैं इस पर एडिट पे क्लिक करके कंट्रोल डी एंटर, तो अब वो जो था लंबा सा शॉर्टकट वो कंट्रोल डी बन चुका है। तो मैं इस लाइन पर कहीं पर भी रहूँगा और मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूँगा तो वो ऑटोमेटिक नीचे रेप्लिकेट हो जाएगी। मुझे अब सिलेक्ट करके कॉपी करके फिर नीचे जाके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस जैसे 3 वाले पर भी कंट्रोल डी दबाऊंगा ना तो वो 3 वाला भी नीचे रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे चेंजेस क्या करने हैं, यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है और यहाँ चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा 5 और मेरा H5 टैग लग चुका है, ठीक है। देन हम फिर से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, देन अब कर देंगे 6, तो हमारा H6 टैग भी लग चुका है। तो हेडिंग टैग क्लियर है सारे, हाँ 3 to 4। एक स्टूडेंट और आने वाला था ना इसमें, HTML स्टार्ट ही आज से। टॉपिक हाँ मतलब स्टार्टिंग ही है आज। हेडिंग टैग क्लियर है, इसमें कुछ भी डाउट? हाँ पैराग्राफ अगर हमको लगाना है तो उसके लिए होता है हमारे पास पी टैग, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखो आपको इतना मतलब ये भी नहीं कि पी टैग लगाना है, मतलब पैराग्राफ अगर लिखना है तो कुछ और ही नाम से टैग है, पैराग्राफ लिखना है पी टैग है, हेडिंग लगानी है एच टैग है ना। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमको पैराग्राफ लिखना है, हमने पी टैग लगाया, एंटर कर दिया, तो पैराग्राफ का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमारा बन चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डमी टेक्स्ट। तो डमी टेक्स्ट अभी देखो हमारे पास टेक्स्ट नहीं है यहाँ पर लिखने के लिए कुछ भी, है ना, तो हम डमी टेक्स्ट लिख देंगे। तो लॉरेम जो होता है ना वो डमी टेक्स्ट होता है। तो लॉरेम लिखकर अगर मैं 10 लिख रहा हूँ, लॉरेम के बाद 10, तो होगा क्या कि ये जो लॉरेम है वो 10 वर्ड लिख देगा अपने आप कुछ भी, ठीक है। तो मैंने लॉरेम 10 लिखा, एंटर किया, तो 10 वर्ड लिख दिए उसने। तो जितने भी मैं उसको नंबर दूंगा ना उतने वर्ड वो ऑटोमेटिक लिख देगा, ठीक है। तो ये डमी टेक्स्ट के लिए गया, भाई हमारे पास लिखने को कुछ नहीं है तो हमने एक डमी टेक्स्ट लिख दिया, तो देखो पैराग्राफ आ गया हमारा, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, नीचे आके एक हेडिंग लिखनी है और पैराग्राफ लिखना है, क्योंकि हेडिंग पैराग्राफ पैर में ही आते हैं ज़्यादातर, है ना। तो हेडिंग में लिखता हूँ, तो H1 टैग लगाता हूँ, दिस इज हेडिंग, ठीक है। देन इसके नीचे में जाऊँगा कंट्रोल इंटर से, देन पैराग्राफ लिखूँगा, तो लॉरेम 50 वर्ड का मैं एक पैराग्राफ लिखूँगा। देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आएगी हमारी हेडिंग, देन यहाँ पर हमारा पी टैग आ जाएगा, ठीक है। देन देखो ऑर्डर वही है, यहाँ पे ऑर्डर वही है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, जो हमने पहले लिखा है वो पहले आया है, जो हमने बाद में लिखा है वो बाद में आया है ना। तो अगर हम मुझे पैराग्राफ पहले चाहिए यहाँ पर, मतलब ये जो 2 लाइन है ये सबसे टॉप पर चाहिए, तो मुझे ये 2 लाइन सबसे टॉप पर लिखनी पड़ेगी। हेडिंग 1 लिखा तो इसलिए बोल्ड हुआ कि बाद में हेडिंग लिखा इसलिए बोल्ड हुआ? नहीं, H1 टैग से बोल्ड हुआ है। H1 टैग के अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, कुछ भी, तब भी वो बोल्ड ही रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो H टैग की है, वो प्रॉपर्टी हम जो लिख रहे हैं उससे प्रॉपर्टी नहीं है, वो टैग्स में प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हम तो हमारा सिर्फ एक टेक्स्ट लिखते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। दिस इज हेडिंग और ये हमारा पैराग्राफ, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं, तो इतना क्लियर है अभी, कुछ भी डाउट? ठीक है। अभी देखो हम थोड़ी सी ना CSS लगा के देखते हैं कि हमने मार्कअप तो लगा दिया कि यहाँ पर हेडिंग होगी, यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें होंगी। इसको अगर मुझे स्टाइल करना है थोड़ा सा भी, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो स्टाइल अगर करना है तो वो CSS में ही होगा, ठीक है। तो HTML का काम हमारा हो चुका है और CSS की फाइल हमने लिंक भी की हुई है। तो अब हम CSS में जाएंगे, देन हमको टारगेट करना होगा कि हमने जिस टैग को हमको स्टाइल करना है उसको। तो हम किस टैग को स्टाइल करें बताओ? पी टैग को स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो पी टैग को हम क्या करते हैं, कलर रेड कर देते हैं,
तो अगर मुझे पी टैग का कलर रेड करना है तो मुझे पी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि सिर्फ पी का ही कलर जो है वो रेड करना है। तो पी मैंने लिखा है यहाँ पर, देन करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में जो भी आएगी वो हमारी सी आएगी, और वो सी किस पे अप्लाई होगी, सिर्फ पी टैग पे, ठीक है। और करली ब्रैकेट इसलिए होते हैं क्योंकि हमको बताना भी तो पड़ेगा कि यहाँ से उसका जो सी है वो स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है कहीं पर, है ना, उसलिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कलर रेड, तो सी हम ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी का नाम, देन कॉलन लगाने के बाद उसकी वैल्यू कि हमको क्या कलर देना है उसमें, देन एक सेमीकॉलन, ठीक है। ये सी का फॉर्मेट है। तो देखो जो पी टैग थे उसके कलर रेड हो चुके हैं, और जितने भी पी टैग वेबसाइट में आएंगे सबका कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि हमने टारगेट किससे किया है, पी से किया है, और पी तो ये भी है ना, पी हमारा ये वाला भी है और पी हमारा ये वाला भी है, तो सारे पी हमारे टारगेट होंगे। तो अगर मुझे सिर्फ एक ही पी टैग टारगेट करना है, लेट्स सपोज मुझे सिर्फ इस वाले का कलर जो है वो रेड करना था, इस वाले का करना ही नहीं था, तो पर पी टैग से अगर मैं टारगेट करूँगा तो वो तो दोनों का कलर होगा। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो क्लास क्या होता है, क्लास भी एक एट्रीब्यूट ही होता है। तो एट्रीब्यूट कहाँ पर आते हैं, हमेशा ओपनिंग टैग में आते हैं। हम क्लोजिंग टैग में कभी भी तुमको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लोजिंग टैग में हमेशा वो क्लोज होगा, देन एक स्लैश आएगा बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो जो भी हमारे एट्रीब्यूट आते हैं वो आते हैं हमारे ओपनिंग टैग के अंदर। तो ये पी का ओपनिंग टैग है, यहाँ पर मैं स्पेस देकर लिखूंगा क्लास, तो क्लास में इसको दे दूंगा पैरा। ये क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं हमारे हिसाब से, पर एट्रीब्यूट क्लास ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास क्या है, एट्रीब्यूट है, तो हमने एट्रीब्यूट लगा दिया, देन उसकी क्लास दे दी पैरा। तो अब मुझे क्या है, पी टैग से सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे क्लास से सिलेक्ट करना है। तो क्लास से सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम डॉट लगाते हैं। तो डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास को। तो अगर हमने क्लास बनाई है तो हमने डॉट लिखा, देन उस क्लास का नाम, तो क्लास का नाम क्या है, पैरा, तो हमने डॉट पैरा लिख दिया। डॉट पैरा मतलब वो सी समझ जाएगा कि ये क्लास है उधर, ठीक है। देन उसके बाद सेम करली ब्रैकेट और कलर रेड। तो अब हमको ये वाला चीज़ हटानी होगी, है ना, ये तो सारे पी टैग पर कर देगा कलर। तो हम इसको करेंगे कमेंट, ठीक है। कमेंट कैसे किया, मैंने सिलेक्ट किया उसको जितना भी कमेंट करना है, देन उसके बाद कंट्रोल और स्लैश जो हमारा होता है उसको प्रेस किया, तो वो कमेंट हो चुका है। कमेंट मतलब वो सिर्फ हमको दिख रहा है यहाँ पर, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो उधर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देन हमने पैरा पे डॉट पैरा पे लगाई है। तो देखो अभी सिर्फ जिस पे हमने वो क्लास दी है उसका कलर ही रेड हुआ है, इस वाले का कलर रेड नहीं हुआ, है ना। तो हमारे पास सिलेक्टर सी में और भी बहुत सारे होते हैं, तो हम वो सी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हमारा हमारा जो टैग नेम है उससे और क्लास से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टैग नेम से सिलेक्टर, ठीक है। हमने डायरेक्ट टैग का नाम लिखा, देन उसको सिलेक्ट किया, देन इसको बोलते हैं क्लास सिलेक्टर, कि हमने क्लास का नाम लिखा देन उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। हम सिलेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इधर से सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने पी को सिलेक्ट किया, हमने इधर ये वाले क्लास को सिलेक्ट किया, है ना। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सिलेक्टर। इतना क्लियर है, ठीक है। देन इसके आगे हम कुछ टैग पढ़ते हैं। तो इसके आगे जो टैग्स होते हैं हमारे पास, अच्छा, तो एट्रीब्यूट की हमने बात कर ली थी कि ठीक है ये हमेशा आएंगे स्टार्टिंग और ओपनिंग टैग में, कभी भी क्लोजिंग टैग में नहीं आएंगे। देन उसके बाद हमेशा ये पेयर में आते हैं, मतलब नेम और वैल्यू की पेयर में। ये नेम मतलब एट्रीब्यूट का नेम और ये उसकी वैल्यू, तो ये हमेशा पेयर में आते हैं एट्रीब्यूट नेम और वैल्यू के, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे मैंने HTML बताया जो कि सिर्फ नाम के साथ आते हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती कुछ भी, ठीक है। देन HTML का एलिमेंट, तो ठीक है, अच्छा ये तो PDF है, ठीक है, मिस्टेक है। तो HTML का एलिमेंट क्या होता है, उसका ओपनिंग टैग, उसका क्लोजिंग टैग, देन उसके बीच में जो कंटेंट आ रहा है वो, ये हमारा होता है HTML का पूरा एलिमेंट। इसकी भी बात हमने कर ली। देन डॉक टाइप की हमने बात करी कि डॉक टाइप क्या होता है। डॉक टाइप डॉक्यूमेंट टाइप बताता है ब्राउज़र को कि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML है ना। उसके बाद HTML क्या करता है, HTML टैग से हमारी HTML स्टार्ट होती है, HTML का ओपनिंग टैग, उसका क्लोजिंग टैग। देन हमने हेड टैग की बात करी कि हेड टैग क्या होता है, सारी भी वेबसाइट की जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो हेड टैग के अंदर आएगी, या फिर हमको कुछ फाइल लिंक करना है या फिर हमको टाइटल या फिर आइकन लगाना है तो वो हमारा हेड टैग के अंदर आएगा। देन बॉडी टैग, तो बॉडी टैग के अंदर क्या आता है, जो भी हमको डोम में शो करना है ना, जो भी हमको वेबसाइट पे दिखाना है वो सारा हमारा बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। देन हमने हेडिंग्स की बात करी
कि HTML टैग में जो हेडिंग लगानी है हमको, तो वो कैसे लगाते हैं। तो H1 टैग होता है, तो हमने ओपनिंग टैग बनाया, देन हमने क्लोजिंग टैग बनाया, देन उसके अंदर हमने कंटेंट लिख दिया, जो भी हमको कंटेंट लिखना है, ठीक है। अगर हमको जैसे हमको हेडिंग नहीं लिखनी है, हमको कुछ भी एक ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि बोल्ड आना चाहिए, उसका साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो हम H1 के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं कि उसके अंदर हेडिंग ही आएगी, ठीक है। अगर हमको वैसा फॉर्मेट चाहिए टेक्स्ट का, तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं। देन H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है, ठीक है। H1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, H6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है, तो उसके नीचे बीच में जो होते हैं वो छोटे 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 होते जाते हैं, है ना। ये भी हमने देख लिया। फिर हमने P टैग देखा कि अगर हमको पैराग्राफ लिखना है तो हम P टैग के अंदर लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं लिंक टैग, ठीक है। हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्या होता है, आपने कभी PDF वगैरह बनाई होगी तो आपने हाइपर लिंक का यूज़ करा होगा, है ना। कि अगर PDF में आपको लिंक देनी है, लिंक प्रोवाइड करनी है, कि एक बटन आए, उस बटन पे जब आप क्लिक करो तो आप उस लिंक पर पहुंच जाओगे, है ना। जैसे आपने रिज्यूम वगैरह में अपने प्रोजेक्ट की लिंक देखी थी, कि जो आपके प्रोजेक्ट की लिंक है वो आपने एक हाइपर लिंक के अंदर पेस्ट कर दी, देन आपने एक टेक्स्ट दे दिया उसको, तो टेक्स्ट यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिखेगा, जैसे ही आप उस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप उस लिंक पर पहुंच जाओगे, है ना। तो वैसा वाला अगर काम हमको करना है तो हम A टैग से करते हैं, एंकर टैग बोलते हैं उसको। और क्या काम है इसका, जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए होंगे, देन आपको उस वेबसाइट पे आइकन दिखा होगा फेसबुक का या फिर ट्विटर का या फिर उनके यूट्यूब चैनल का, तो जैसे ही आप उस आइकन पे क्लिक करते हो आप उनके चैनल पे पहुंच जाते हो, है ना। तो वैसा वाला काम अगर हमको करना है तो हम A टैग से करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, तो नॉर्मल हमारा एंकर लिंक, हम उसको एंकर लिंक बोलते हैं, इसलिए हमारा A टैग है, ठीक है। तो A टैग हम लगाते हैं, A टैग हमने लगाया। अब जो हमारा A टैग होता है, ठीक है, उसका जो ओपनिंग टैग है उसमें आते हैं कुछ एट्रीब्यूट, ठीक है। क्यों आते हैं वो भी बताता हूँ। देखो, उसका ओपनिंग टैग, उसका क्लोजिंग टैग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब, ठीक है। मैंने यूट्यूब लिख दिया, तो अब देखो होगा क्या, तो इधर मेरा आ चुका है यूट्यूब, बट अभी ये काम नहीं कर रहा है। देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट आया है ना, क्योंकि इसको मैंने बताया ही नहीं है कि इस पर क्लिक करने पर जाना कहाँ है ना। तो हमको वो भी बताना पड़ेगा, तो हमको क्या देना पड़ेगा, उसका एड्रेस, कि किस एड्रेस पर हमको जाना है, किस URL पे हमको जाना है। तो URL क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस ही होता है ना। तो हमको क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, एड्रेस। तो अभी तक हम एड्रेस किस चीज़ में दे रहे थे, यहाँ पर हमने एड्रेस कहाँ पर दिया, href में दिया। यहाँ पर भी एड्रेस हमने कहाँ दिया, href के अंदर दिया। तो href ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि एड्रेसेस लेता है, ठीक है। तो हमको जहाँ भी एड्रेस देना है वहाँ पर हम href लगाएंगे। तो हमको यहाँ पर देना एड्रेस कि यूट्यूब का जो लिंक है वो हमको लिंक देना पड़ेगा, तो हम ओपनिंग टैग में वो एट्रीब्यूट लगाएंगे href, है ना। देन उसकी वैल्यू में हम क्या दे देंगे, वो लिंक जहाँ पर हमको जाना है। तो यूट्यूब की हमको लिंक पहले कॉपी करनी पड़ेगी, तो ये है हमारा यूट्यूब। चैनल की लिंक, ठीक है। तो ये यूट्यूब चैनल है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी लिंक यहाँ से करता हूँ कॉपी। तो हमको HTTPS के साथ में कॉपी करना है, ठीक है। इतना इतना अगर मैं youtube.com इतना लिखूंगा तो काम नहीं चलेगा, मुझे HTTPS लिखना पड़ेगा साथ में। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। देन इसको पेस्ट कहाँ पर करूँगा, href के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो अब जब भी मैं इस यूट्यूब बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, इस एड्रेस पर। देखो ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा यूट्यूब। अब देखो ये काम कर रहा है ना, इसके अंदर एक अंडरलाइन आ गया। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो देखो मैं कहाँ पहुँच गया। जैसे मैंने क्लिक किया मैं उस लिंक पर पहुँच गया, जो भी मैंने एड्रेस दिया मैं वहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो यही चीज़ होती है वहाँ पर, जो आप वेबसाइट में देखते हो ना, उसका यूट्यूब का आइकन होता है, देन आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उसके यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाते हो। तो यही चीज़ होती है वहाँ पर भी, A टैग लगा हुआ होता है, देन उसके अंदर लिंक होती है, देन उसका जो आइकन है। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है यूट्यूब, तो इधर शो हो रहा है हमको यूट्यूब। मैं बैक जाता हूँ, इधर शो हो रहा है हमको यूट्यूब, है ना। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखूंगा तो कुछ और शो होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ YT, तो हमको यहाँ पे YT शो होगा, ठीक है। बट हमको लगाना क्या है, हमको एक इमेज लगानी है यहाँ पे यूट्यूब का आइकन, कि वो उस आइकन पे मैं क्लिक करूँ तब जाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट शो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा ये जो यूट्यूब वाला आइकन है, ऐसा आइकन होना चाहिए। तो आइकन हमको लगाने के लिए पहले तो आइकन डाउनलोड करना होगा, तो हम आइकन डाउनलोड करते हैं। तो वेबसाइट की जगह हम लिखते हैं यूट्यूब, और यहाँ पर भी हम PNG ही लेंगे, ठीक है। वो क्यों लेंगे वो भी बता। तो राइट क्लिक करके इसको भी डाउनलोड करते हैं, सेव इमेज एज। और हम क्या करेंगे, अभी तो हमने आइकन वाला फोल्डर बनाया है ना,
हम यहीं पर HTML जहाँ पर हमारी फाइल्स हैं वहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे इमेजेस, ठीक है, क्योंकि हम सारी चीज़ सिस्टमेटिक रखेंगे। अगर हम उसी जगह डाल देंगे तो आधी चीज़ें हमको मिलेगी, आधी चीज़ें मिलेगी नहीं, तो इसलिए हम सिस्टमेटिक काम करेंगे सारा। तो हमने इमेजेस का एक फोल्डर बनाया, देन इमेज इसके अंदर रखेंगे, तो इमेज का नाम भी चेंज कर देते हैं हम, YT कर देते हैं, क्योंकि हमको पता रहेगा कि YT नाम से यूट्यूब की इमेज रखी है हमने, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर वो फोल्डर बन चुका है इमेज, देन YT उसमें आ भी चुका है, ठीक है। तो अब मुझे इमेज लगानी है, तो इमेज कैसे लगाते हैं हम वो देखते हैं पहले, तो फिर बाद में उसके अंदर हम इमेज लगाएंगे। पहले हम देखते हैं नॉर्मल इमेज कैसे लगाते हैं। तो IMG उसके लिए टैग होता है, ठीक है, हाँ, इमेज के लिए IMG टैग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब इतना आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इमेज लगानी है, IMG टैग है, तो IMG ये टैग है, और ये भी सेल्फ क्लोजिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको कुछ टेक्स्ट तो लिखना नहीं है, हमको एड्रेस देना है सिर्फ, तो इसलिए ये सेल्फ क्लोजिंग है। देखो सेंस बनाती चीज़ें है ना, अगर हमको हेडिंग के अंदर कुछ लिखना है तो इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। अगर हमको इसके अंदर कुछ लिखना ही नहीं है, हमको तो यहाँ पर सिर्फ इमेज का एड्रेस देना है, तो उसका सिर्फ वो सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। अब इसमें आएंगे एट्रीब्यूट। तो अगर मुझे एड्रेस देना है तो अभी तक क्या टैग होता था हमारे पास, href होता था, है ना, बट सिर्फ इमेज में आता है हमारा src, सोर्स, कि उस इमेज का सोर्स क्या है। तो सोर्स का शॉर्ट फॉर्म होता है src, ठीक है। तो src ये होता है एट्रीब्यूट, ठीक है। इसमें हम देते हैं एड्रेस की वो इमेज लेनी कहाँ से। तो अब देखो जहाँ पर हमारा HTML है, हम HTML की फाइल में अभी, तो यहाँ से हमको एड्रेस देना होता है हमेशा, मतलब जिस फाइल में हमको ऐड करना है ना, उस फाइल से जो फाइल हमको ऐड करना है उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो अभी हम HTML है यहाँ पर है, तो वहीं पर हमारा इमेज फोल्डर भी है, तो फिर से डॉट / और इमेजेस वाला फोल्डर, इसके अंदर yt.png, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है वो आ जाएगी। पर इमेज देखो क्या हुआ है, इमेज बहुत बड़ी आई है ना, तो हमको इसको छोटा करना होगा। तो छोटा करने के लिए फिर से एक एट्रीब्यूट होता है, वो होता है विड्थ, कि उसकी विड्थ कम कर देते हैं। तो विड्थ हम कर देते हैं यहाँ पर 100, फिर भी बड़ा है, फिर भी ठीक है, मतलब इमेज के हिसाब से ठीक है। तो हमने ये इमेज लगा दी, ठीक है। तो इमेज नहीं, ये एक आइकन है, हम एक इमेज लगा के देखते हैं। तो इमेज हम डाउनलोड करते हैं, तो हम डाउनलोड करते हैं क्रिकेट, कौन सी इमेज लगा दूँ बताओ, ये लगा दूँ, इसको करते हैं डाउनलोड, सेव इमेजेस, देन इमेजेस फोल्डर हमारा, देन उसके अंदर क्रिकेट से याद आया, रन कितना है, 3 आउट हो गए। तो इमेज हमने कर लिया डाउनलोड, है ना, क्रिक से। देन देखो इसका जो एक्सटेंशन है वो .webp है ना, तो हमको इस एक्सटेंशन में तो करनी नहीं है डाउनलोड, हमको PNG JPG इन फॉर्मेट में करनी है। वो फॉर्मेट भी लग जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो वेब वाला फॉर्मेट है। ये देखो WebP है ना, वेब पिक्चर, तो हम लगा सकते हैं, अभी के लिए लगा देते हैं। तो अब SRC में हमको एड्रेस चेंज करना होगा, हमको यूट्यूब की इमेज नहीं लगानी है, हमको क्रिकेट वाली लगानी है ना। तो SRC में हम जो एड्रेस देंगे वही इमेज शो होती है। तो हम यहाँ पर, वो भी इमेजेस फोल्डर के अंदर ही है, तो हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, देन crick.webp, तो अब हमारी ये वाली इमेज लग चुकी है, ठीक है। उसका साइज़ हमने कम कर दिया था इसलिए कम हो गया, हम साइज़ थोड़ा बढ़ाते हैं, 500 करते हैं, ठीक है। तो ये इमेज हमारी लग गई। देन जो हमारा यूट्यूब वाला आइकन है, अब यहाँ पर हमको लगाना है आइकन, है ना, हमको ये YT नहीं लिखना है, हमको यूट्यूब का आइकन लगाना है। तो देखो पहले तो इमेज टैग को पूरा देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट आ गए, विड्थ आ गया, विड्थ कम ज़्यादा करने के लिए, SRC आ गया उसका एड्रेस के लिए। बट अगर ये इमेज उसको मिली नहीं, मैं इस इमेज का एड्रेस चेंज कर देता हूँ तो वो इमेज उसको मिलेगी नहीं, है ना। तो मैं इमेज फोल्डर से उसको बाहर निकाल के नॉर्मल रख देता हूँ। तो देखो अब इमेज फोल्डर के अंदर नहीं, वो इमेज के बाहर है, इमेज के अंदर सिर्फ YT है। तो अब उसको इस एड्रेस पे तो वो इमेज नहीं मिलेगी, है ना, इमेजेस के अंदर तो वो उसको नहीं मिलेगी। तो होगा क्या, देखो वो इमेज शो होना बंद हो गई, है ना। तो अब यहाँ पर मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो कौन सी इमेज थी, है ना, क्योंकि मेरी वेबसाइट में बहुत सारी इमेजेस होगी, तो मुझे याद थोड़ी रहेगा कौन कौन सी इमेज मैंने लगाई है ना। तो वो इमेज मुझे पता ही नहीं चल रही है। तो उसको पता लगाने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है ALT, अल्टरनेटिव, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव क्या होता है कि कोई चीज़ अगर शो नहीं होती तो उसका अल्टरनेटिव शो होता है, ठीक है। तो अल्ट टैग वही करता है। अल्ट टैग क्या करेगा, अगर ये किसी भी कारण से ये इमेज शो नहीं हो रही है तो हमको वहाँ पर वो टेक्स्ट शो करेगा जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर यूट्यूब आइकन, ठीक है।
तो अब देखो मेरी इमेज शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मुझे यूट्यूब आइकन लिखा हुआ आएगा। तो अल्ट के अंदर जो भी होगा, अगर किसी भी कारण से ये इमेज शो नहीं हो रही है, तो वो ये जो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो लिखा हुआ दिखेगा मुझे, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि वो यूट्यूब का आइकन था, है ना। तो अभी तो वो यूट्यूब का नहीं था, अभी वो ऐसे क्रिकेट का था, क्रिकेट इमेज, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्रिकेट इमेज आ गया। तो अल्ट भी इंपॉर्टेंट है, अल्ट हमको हमेशा लिखना है, क्योंकि हमको फिर पता ही नहीं चलेगा कि वो इमेज अगर शो नहीं हो रही है तो कौन सी इमेज शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमको अल्ट टैग भी हमेशा लगाना है, अल्ट एट्रीब्यूट भी हमेशा लगाना है, देन उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको यूट्यूब का आइकन देना है, हमको यूट्यूब नहीं लिखना है, मतलब YT नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका ओपनिंग और जो क्लोजिंग टैग है उसके अंदर लगाएंगे एक इमेज, ठीक है। तो अगर मैं ए टैग के अंदर इमेज लगा रहा हूँ तो वो ए टैग का वाला काम करेगी, है ना। जब भी उस पर क्लिक करूँगा तो वो उस एड्रेस पे मुझे ले जाएगी, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ IMG टैग। तो IMG के अंदर कौन कौन सा चीज़ होती है, SRC होता है और अल्ट होता है। तो SRC में मैं क्या दूंगा, उस इमेज का एड्रेस कि कौन सा इमेज मुझे लगाना है। तो अभी हमको कौन सी इमेज लगानी है, यूट्यूब, तो उसका एड्रेस देते हैं। तो डॉट स्लैश आइकन्स के अंदर है ना, नहीं इमेजेस के अंदर, इमेजेस के अंदर YT PNG। और देखो ये जो क्रिकेट वाला है, अभी देखो अभी तो वो शो नहीं हो रहा है ना, ये तो आ गई, पर क्रिकेट वाला नहीं हो रहा है क्योंकि वो उस फोल्डर के अंदर है ही नहीं, तो उसको वापस उस फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। तो देखो वो इमेज भी आ गई, अब उसका अल्ट वाला टेक्स्ट शो नहीं होगा, है ना, वो इमेज शो हो रही है, ठीक है। तो अब इसको हम देते हैं शो होगी तो अल्ट शो, हाँ। तो अब यहाँ पर भी हम अल्ट दे देते हैं, क्योंकि अगर किसी कारण से ये इमेज शो नहीं हुई तो हमको अल्ट वाला टेक्स्ट पता चल जाएगा, तो मैं YT लिख देता हूँ यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, इस इमेज का वेट कम करना है, क्योंकि आइकन इतना बड़ा तो नहीं होता है, आइकन बहुत छोटा सा होता है। तो हम इसकी वेट कम करेंगे, तो वेट में कर देता हूँ इसकी 80। देखो ये वेट कम हो गई। अब ये बन चुका है वो आइकन जो उस ए टैग के अंदर है, ठीक है। तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस लिंक पर पहुँचा देगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे यूट्यूब वाली उस लिंक पर पहुँचा देगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है हमको, कि जो हमारा डेमो वाला पेज है, जो हमारा वेबसाइट वाला पेज है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसी पेज पर वो खुल रहा है ना। वो पेज हमारा जा रहा है, देन उसी पेज के ऊपर वो खुल रहा है। देखो ये पेज अलग है, ये पेज अलग है ना। इन दोनों को मैं बंद भी कर देता हूँ। तो देखो क्या हो रहा है, जब भी मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसी पेज पर वो लिंक खुल रही है ना। हमको क्या चाहिए कि हमको दूसरा पेज क्रिएट हो, देन उस पर वो खुलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब उसके लिए भी एट्रीब्यूट होता है। देखो हमने एट्रीब्यूट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करनी है इसको, कि ये जो लिंक है ये न्यू टैब पर खुलनी चाहिए, है ना। तो अब अगर हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी तो हमको क्या लगाना होगा, एट्रीब्यूट, है ना। तो वो जो एट्रीब्यूट होता है वो ए टैग में ही लगेगा, क्योंकि लिंक जो है वो ए टैग में लगी हुई है। तो ए टैग पर यहाँ पर एट्रीब्यूट लगेगा टारगेट, ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट। और देन उसकी वैल्यू जो है वो आएगी अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अगर मैं अंडरस्कोर ब्लैंक यहाँ पर टारगेट में लिख देता हूँ तो होता क्या, देखो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना वो न्यू टैब बनाएगा, देन उस पर वो लिंक ओपन करेगा। अभी देखो मेरा डेमो वैसा का वैसा है ना। अभी न्यू टैब बना, देन उस पर वो लिंक खुली, यहाँ पे क्लिक करूँगा फिर से न्यू टैब बनेगा, देन वहाँ पर वो लिंक खुलेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है टारगेट वाले में। तो हमको टारगेट लगाना है हमेशा किसी भी लिंक पर, क्योंकि अगर उसी पेज में वो खुल रही है तो हमारी तो वेबसाइट गई ना, वो तो उस लिंक पे खुल गया, ठीक है, इसलिए। तो अभी जितना पढ़ा है हमने उसमें कुछ भी डाउट है, क्लियर है पूरा, है ना, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करें, हाँ अप्लाई कैसे करें, मतलब ये अप्लाई तो किया है हमने। मतलब हम कैसे अप्लाई करें। देखो आप एक फोल्डर बनाओ सबसे पहले, है ना। देन उस फोल्डर को ओपन करो VS कोड के अंदर, ठीक है। देन वहाँ पर एक फाइल बनाओ index.html के नाम से, मतलब इंडेक्स की जगह पर कुछ भी नाम रख सकते हो आप, एक्सटेंशन .html होना चाहिए। मतलब ये जो गैप आ रही है ये नहीं आनी चाहिए ऐसा। जो कोडिंग है वो जस्ट की के नीचे आना चाहिए ऐसा। तो देखो तुमने जो ये स्पेस दे रखी है, ये जो मार्जिन वगैरह दे रखी है, ये हटानी पड़ेगी सबसे पहले। तो तुमने ए टेक तो दी हुई होगी आई थिंक, LI को दी हुई है। कमेंट क्या करो, कमेंट करने से तुमको पता चल जाएगा।
ये सब तो मैंने ड्यू बनाया था। बताओ कोड बताओ। ये इसका बोर्ड ड्यू के अंदर यूएल के अंदर है ना, ठीक है। तो उस ड्यू को तुमने बॉर्डर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस ड्यू को तुमने मार्जिन भी दी है, नहीं गया था वो पैडिंग हटाई तुमने, मार्जिन भी दी है, बॉर्डर दिया, फॉन्ट साइज दिया। डिस्प्ले में लोग खत्म हो हाँ ये तो हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ब्लॉक ही रखना है हमको तो इसको पूरा, ठीक है। तो उनको एल के बुलेट्स भी चाहिए, हाँ डिस्प्ले ठीक। तो जो स्पेसेस आ रही है उधर जाओ, ये स्पेसेस किस चीज़ की आ रही है, हम यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे करेंगे होगा, देखो ये पैडिंग लगी हुई है, जो ऑरेंज वाली होती है वो पैडिंग होती है, मार्जिन होती है, ठीक है। तो H4 पे मार्जिन लगी हुई है, तो CSS रीसेट नहीं किया आपने, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र लगा के देता है हमको, तो CSS रीसेट करनी होती है। देखो ना पहले और भी देख लेते, देखो ये पैडिंग भी लगी हुई है, ठीक है। तो ये पैडिंग भी हमको नहीं लगानी। देन उसके बाद जो ये वाली देखो इसमें यहाँ पर लगी हुई है मार्जिन, ये देखो। क्योंकि इसकी ड्यू की बोला यहाँ पे क्यों जा रही है, ड्यू तो ये है ना इसके अंदर नहीं वो तुम्हारा वही वाला है, ये तो दूसरा है, ये डेव num2 वाला है, num2 sum2 वाला है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम ओवर कर सकते हैं सब पे, सारे ड्यू पे। ये जो हमारा H है उस पर भी, तो देखो इस पर भी लगी हुई है मार्जिन, ठीक है, सब पे मार्जिन वगैरह लगी हुई है। देन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही मार्जिन लगी हुई है, तो इसकी वजह से गैप आ रही है। तो पहले CSS रीसेट कर दो, तो सारी गैप्स हट जाएंगी, फिर तुमको जहाँ पर जितनी देनी है उतनी मार्जिन से दे देना। जैसे जो ड्यू है हमारा ये बेसिकली कितना स्पेस घेरता है, कितनी प्रॉपर्टी लेता है, जैसे ये वो पूरी स्पेस लेता है, पूरी विड्थ, इसको हाइट नहीं लेता कस्टमाइज है, करना पड़ता है। हाइट नहीं लेता है, विड्थ पूरी लेता है। हाइट तो जितना उसके अंदर कंटेंट होगा ना उतनी हाइट वो ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन वेट तो पूरी लेता हाँ है। विड्थ वो पूरी लेता है, हाँ पूरी साइज का पूरी, मतलब जितनी भी अवेलेबल है। अगर आपकी स्क्रीन इतनी है तो वो इतनी विड्थ लेगा, अगर आपकी स्क्रीन इतनी है तो इतनी विड्थ लेगा, ऐसा। फाइल बनेगी आपने, फोल्डर बनाया, नहीं VS कोड यहाँ से ओपन नहीं करना है हमको डायरेक्ट, इसको हमको करना है क्लोज। देन एक फोल्डर बनाओ जहाँ पर आपको पूरी फाइल्स रखनी है आपकी सारी। वो कैसे करना है? कहाँ पर रखनी है आपको फाइल सारी, उसका वो कहाँ है, जिस PC का है, देन आपको जिस PC एक ही ड्राइव है ना, तो आपको C में ही रखना है। देन आप यूज़र में आके नहीं काम करो, आप डेस्कटॉप पे ही बना लो, है ना, वहीं पर बना लो। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाओ HTML के नाम से, ठीक है। तो ये एक फ़ोल्डर आपने बना लिया, उसके बाद इस फोल्डर पे जाके, अब इस फोल्डर के अंदर आ गए हम, है ना। यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, देन शो मोर ऑप्शन, देन ओपन विद कोड, ठीक है। हमेशा ऐसे जाके फोल्डर पे जाके ही ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप ओपन विद कोड करोगे तो आपका जो VS कोड खुलेगा ना वो इस फोल्डर के अंदर ही खुलेगा, मतलब ये HTML फोल्डर खुल चुका है आपका ऐसे। तो ये आपने खोल लिया, ये वेलकम वाली जो लाइन है इसको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो आपको न्यू फाइल बनानी है ना, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक किया तो नाम पूछेगा कि फाइल का नाम क्या है, तो इंडेक्स, मतलब कुछ भी नाम रख सकते हो, इंडेक्स फाइल का एक्सटेंशन बट .html होना चाहिए, ठीक है। तो index.html हमने बना लिया, एंटर किया, वो फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर जो भी लिखना है, सबसे पहले क्या लगाओगे आप, डॉक टाइप, देन HTML, देन हेड, देन बॉडी, तो इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी लगा के देख सकते हो, है ना। तो वो इमेजेस वगैरह तो डाउनलोड करना आपको आता ही है। एक प्रॉपर्टी है CSS की, जो कि मतलब क्या होता है, काम क्या करती है, हर जगह लगा दो बस। हर जगह लगा दो बस नहीं, अगर वो काम करना है तभी लगाते हैं। तो क्या मतलब फ्लैक्स वाले क्या करती है? मतलब देखो फ्लैग से क्या होता है,